Good morning, beta. Hope you all are okay. And today we are going to start the next topic of our chapter, and our chapter is electric charges and fields. और आज का हमारा टॉपिक है बेटा कुलाम्स लॉ। तो आज हम कुलाम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं चार्जेस के बारे में कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, वो कैसे जनरेट होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि कभी भी दो चार्जेस अगर आसपास रखे होंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। आपने देखा था इफ द बोथ चार्जेस आर सिमिलर देन दे विल रिपेल ईच अदर, मीन्स दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर। एंड इफ दे आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर वो अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर लगाएंगे। और उसको कैलकुलेट किया कि इन्होंने सबसे पहले कुलाम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग उस लॉ को नाम दिया गया कुलाम्स लॉ। तो वो था क्या, देखिए आप, कुलाम्स ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, बहुत सारे चार्जेस को लेकर देखा, बार बार अलग अलग चार्जेस को रखकर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश की या उनके डिस्टेंस को बार बार चेंज किया, और उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे। कंक्लूजन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, कोई भी जो दो चार्ज होंगे उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, दोनों ही चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और सेकंड इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या कलेक्ट की या क्या देखी कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के। देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव फर्स्ट चार्ज q1 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेकंड चार्ज q2। ये था, हमने लिए दो चार्जेस q1 और q2 और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है r। अब क्या देखा गया, इस r को कम किया गया तो जो फोर्स थी वो बढ़ गई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट जब इस r को हाफ किया गया तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज हो गई, r को 1/3 किया गया, फोर्स 9 टाइम इंक्रीज हो गई। ऐसा ही r को अगर बढ़ाया गया, डिस्टेंस को बढ़ाया गया तो r को मीन्स 2r कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो फोर्स थी वो 4 टाइम लेस हो गई। ऐसे ही 3 टाइम कर दिया गया तो फोर्स थी वो 9 टाइम लेस हो गई। ऐसे ही 4 टाइम कर दिया गया डिस्टेंस को बढ़ाकर तो फोर्स थी वो 16 टाइम कम हो गई। तो यहाँ से कंक्लूजन फिर क्या निकला कि डिस्टेंस के इनवर्सली तो है, लेकिन डिस्टेंस की सेकंड पावर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। उसके बाद फिर चार्जेस को भी अलग अलग रख के देखा गया, किसी एक चार्ज को हाफ किया गया तो फोर्स आपकी हाफ हो गई, दोनों ही चार्ज को हाफ किया गया, दोनों को हाफ किया तो फोर्स है वो 1/4 हो गई। इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही थी। एक को डबल किया तो फोर्स सिर्फ डबल हुई, और दोनों को डबल किया तो फोर्स क्या हो गई, 4 टाइम हो गई। इसका मतलब उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक को डबल कर दें और एक को ट्रिपल कर दें, q1 को 2q1 कर दें और q2 को 3q2 कर देंगे, तो जो फोर्स है वो 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स वो इनकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला, उसको स्टेटमेंट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, दोनों के बीच इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज, क्या होगी अब बताइए आप, दोनों चार्ज के बीच की जो फोर्स थी वो क्या हो जाएगी, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज ऑलवेज डायरेक्टली proportional to product of charges and inversely proportional to, डायरेक्टली तो किसके होगी बेटा,
आपके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली किसकी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होगी। ये होगी आपकी कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन। तो समझ आ गया होगा अच्छे से क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इन्हें इकट्ठा करके हम अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिख पाएंगे हम, इन दोनों से ही फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, आप ए और इसे बी कह सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी की इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चला, फ्रॉम ए एंड बी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों को मिला के लिख दिया, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है ना कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है दोनों के प्रोडक्ट के और इनवर्सली है उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करना चाहते हैं, इक्वेशन तो इक्वल टू के साइन में बनेगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट की जरूरत है और वेरियस स्टडीज से वो कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, वो आया के। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और SI सिस्टम में इस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू होगी। और अब आपको पता है ये कांस्टेंट है, अगर इसकी यूनिट की हम बात करेंगे के की, तो यूनिट कहाँ से आ जाएगी, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाएं। तो एक बार देखो जरा, अगर हम के निकालना चाहेंगे तो आर है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा FR² बाई Q1 Q2। अब हम यहाँ से इसकी यूनिट बना सकते हैं, F के लिए फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और दो चार्ज है तो नीचे दोनों है कूलम्ब स्क्वायर बनेगा, ऊपर आएगा तो पर कूलम्ब स्क्वायर। तो आप इसकी क्या कह सकते हैं, के को कंप्लीटली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपके कांस्टेंट की वैल्यू होगी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, SI सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है बेटा। और हम जब भी मोस्ट ऑफ रीड करते हैं कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्ज। चार्ज के साइज से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम चार्ज को पॉइंट चार्ज भी कह देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज तो ज़्यादातर नेगेटिव में चलता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो ये के कांस्टेंट है उसे सिर्फ इतना ही नहीं, हम के को और क्या लिख सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हो गया। कूलम्ब्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. From both the equation we can write the equation F is proportional to Q1 Q2 by R square, and for removal of this sign of proportionality we have to put some constant, and after many observations the conclusion become the value of K is 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square। ये आपका कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ जो ये कांस्टेंट K है उसे हम और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है फोर्स को ड्यू टू द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की वजह से जो हमने कैलकुलेट करना सीखा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो के कांस्टेंट है इसे हम 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो मैंने ऐसे करके लिखा है, कई बार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन। ठीक है, और ये जो नोट, ये जो सिंबल है नोट, ये किसको शो करता है, फ्री स्पेस या वैक्यूम को शो करता है। तो एक्चुअली ये एप्सिलॉन नोट किस
किसके लिए यूज होता है? इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहेंगे? परमिटिविटी। ठीक है, और यहाँ नोट लगा दिया तो हम इसे कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या क्या कहेंगे? वैक्यूम कहेंगे। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या होती है एक्चुअली वो देखिए आप। परमिटिविटी एक टाइप से परमिटेंस है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगाई तो वो कितना इफेक्ट डाल पाएगी उस सब्सटेंस पर, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जल्दी से और ज़्यादा वैल्यू में पोलराइज्ड हो जाएगा। मीन्स अपने पार्टिकल्स को अलाइन कर लेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। ठीक है, और जिसकी परमिटिविटी कम होगी क्या होगा? उसकी भी परमिटेंस कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से फ्लो कम होने देगा। इसका मतलब उसका जो पोलराइजेशन है वो भी कम होगा। ठीक है, तो परमिटिविटी या परमिटेंस क्या बताएगा आपको? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सब्सटेंस आप कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो परमिटिविटी टेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस कितना ज़्यादा और जल्दी पोलराइज होगा वो किससे पता चलेगा? उसकी परमिटिविटी से। तो ओनली परमिटिविटी कहेंगे, नोट नहीं लगाएंगे। ऐसा सिंबल हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? परमिटिविटी। नोट लगा रहे हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी सब्सटेंस का लिखेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन हम लिखेंगे। ठीक है, अब हर एक सब्सटेंस की परमिटिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपके फ्री स्पेस की परमिटिविटी तो फिक्स है, वैक्यूम या फ्री स्पेस, उसकी हम वैल्यू देख लेते हैं। आपके फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है यूनिट की। तो देखो यूनिट के लिए अभी हमने के लिए कुछ लिखा था। देखिए के की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो अब जब हम यूनिट की बात करें तो देखिए यहाँ के है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, एक दूसरे के इन्वर्सली है। साथ में यहाँ 4 पाई भी है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और दोनों ही यूनिट और डायमेंशन लेस है, इनकी यूनिट डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी इसकी रेसिप्रोकल करने के बाद वही यूनिट होगी। तो इस वाली यूनिट का रेसिप्रोकल कर दे हम, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस की वैल्यू। एक्चुअली अगर हम कैलकुलेट करना चाहें एप्सिलॉन नॉट को इस फॉर्मूला से, तो देखिए हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट के लिए एप्सिलॉन नॉट अपवर्ड आएगा और के आपका डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई के। सभी की वैल्यू हम रखेंगे 4, पाई को हम रख सकते हैं 3.14 और के को हम रख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, सभी को इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹, तो आपकी 8.85 इंटू 10⁻12 आएगी। आप करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आपके फ्री स्पेस की है। बाकी जिस भी सब्सटेंस की जो परमिटिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग फोर्स है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपने देखा फ्री स्पेस को कहते हैं। उसके बाद हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए 1 मिनट, उससे पहले जो हमारा कूलम्ब्स लॉ आया था इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं इस पर? आपको सबसे सिंपलेस्ट तो क्या है, आपको दोनों चार्ज की वैल्यू गिवन होगी और साथ में उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा, और फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे व्हेन दे आर केप्ट इन फ्री स्पेस। तो आप के की वैल्यू रख देंगे, डायरेक्टली फ्री स्पेस में रखा है तो कितनी होगी के की वैल्यू? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और उसके बाद चार्जेस की वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस को रखते वक्त हमें ध्यान में रखना है सेंटीमीटर में गिवन है तो हम मीटर बनाएंगे SI यूनिट में। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या करेंगे, फोर्स आपको दे देंगे, एक चार्ज दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, तो दूसरे चार्ज की वैल्यू पूछेंगे। कई बार क्या करते हैं, दोनों चार्ज और फोर्स गिवन होगा और डिस्टेंस को पूछा जाएगा। तो मीन्स किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए। आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स।
ओके, तो इसको अच्छे से आप कीजिए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए बेटा। बी हैप्पी एंड बी सेफ।